Hello student, good afternoon to everybody. Welcome back. Now in this lecture, we are going to discuss some another basic concept of the biology, which is entitled Introduction to the Biology. The most difficult topic which students feel in their syllabus is related to the nucleic acid. ये एक ऐसा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट डिफिकल्ट महसूस करते हैं एंड द नेम ऑफ टाइटल इज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये बहुत ही ज्यादा बच्चों सिंपल टॉपिक है। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको एकदम जीरो से ऊपर तक कॉन्सेप्ट पता है तो आपको हर एक चीज बहुत ज्यादा आसान लगने लगती है। अगर किसी चीज का बेस आपको पता नहीं, डायरेक्टली उसका एडवांस वर्जन आपको दे दिया जाए तो आप उतने पोर्शन को याद तो कर लेंगे, रट लेंगे, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, आपको उसके अंदर दिलचस्पी नहीं आ पाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी 1866 में सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर नाम के साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया। फ्रेडरिक मिक्सचर एक ओल्ड एज्ड बायोकेमिस्ट थे। इनका काम था ब्लड, पस, यूरिन का एनालिसिस करना। ध्यान से इसको भी आप एक स्टोरी के अकॉर्डिंगली समझेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। फ्रेडरिक मिक्सचर एक मर्तबा पस सेल को एनालाइज करते हैं और फ्रेडरिक मिक्सचर देखते हैं कि पस सेल के इनसाइड में एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फास्फोरस एक कंपोनेंट है। सपोज दिस इज द कंपाउंड, इन दिस इंटायर कंपाउंड वन ऑफ द कंपोनेंट इज फास्फोरस। बहुत बड़ी चीज जो होती है उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड। उस कंपाउंड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी अलग अलग पीसेस होते हैं। पीस को हम लोग नाम देंगे कंपोनेंट। तो एक पीस का नाम है फास्फोरस। फ्रेडरिक मिक्सचर ने पहली मर्तबा ऐसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया, डिटरमाइन किया जो फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड कहा जाने लगा। फ्रेडरिक मिक्सचर आइसोलेट मतलब निकालना। फ्रेडरिक मिक्सचर आइसोलेट phosphorus containing compound, just a second, phosphorus containing compound from which cell? pus cell। और फ्रेडरिक मिक्सचर ने इस फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड को नाम दिया न्यूक्लिन। तो इसको बहुत स्लोली, बहुत आराम से आप लोग समझने की कोशिश करें। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टोरी की तरह इसको लेना है। इन 1866 फ्रेडरिक मिक्सचर आइसोलेट phosphorus containing compound from the pus cell and he termed that phosphorus containing compound as a nuclein। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टर्म न्यूक्लिन वाज गिवन बाय, तो आपको याद रहना चाहिए कि टर्म न्यूक्लिन वाज फर्स्ट गिवन बाय फ्रेडरिक मिक्सचर। न्यूक्लिन मींस, फिर नीचे ऑप्शंस रहेंगे आपको, न्यूक्लिन का मतलब क्या होता है। तो न्यूक्लिन इज फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड विच वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन पस सेल। अब फ्रेडरिक मिक्सचर क्योंकि ओल्ड साइंटिस्ट थे, जैसे इनका मौत का वक्त करीब आया, फ्रेडरिक मिक्सचर को यह लगने लगा कि अब मैं और नहीं जी पाऊंगा। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने अपने स्टूडेंट को चिट्ठी लिखा, खत लिखा, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन, मोबाइल फोन ज्यादा नहीं थे। उनके एक स्टूडेंट जिनका नाम था रिचार्ड एल्टमैन, एल्टमैन को फ्रेडरिक मिक्सचर ने कहा कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, आप अगर हो सके तो मेरे पास चले आए। क्योंकि रिचार्ड एल्टमैन मिक्सचर के एकदम होनहार स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अपने उस्ताद की चिट्ठी मिलते बराबर उनको मिलने के लिए चले गए।
तो फ्रेडरिक मिस्चर ने एल्टमैन को कहा कि मैंने इस तरह की रिसर्च परफॉर्म किया हूं कि पस सेल में मैंने एक ऐसे कंपाउंड को देखा जिसमें फास्फोरस एक कंपोनेंट है, बाकी के कंपोनेंट मुझे पता नहीं चले। फ्रेडरिक मिस्चर ने एल्टमैन से कहा कि भाई मैं ये चाहता हूं कि आप आगे की रिसर्च परफॉर्म करें और उस रिसर्च को अपने ही नाम से पब्लिश करें, मेरे नाम से पब्लिश करने की जरूरत नहीं। ऐसा किसने किससे कहा? फ्रेडरिक मिस्चर ने एल्टमैन से। फ्रेडरिक मिस्चर की डेथ हो गई। एल्टमैन ने अपने टीचर के, अपने उस्ताद के रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए पस सेल को दोबारा एक बार एनालाइज किया कि वाकई में पस सेल में फास्फोरस कंटेनिंग कोई कंपाउंड होता है या नहीं होता है। पता चला कि फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन द पस सेल, दैट इज न्यूक्लिन इज प्रेजेंट इन पस सेल। रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए रिचर्ड एल्टमैन ने पस सेल के बाद ब्लड सेल का एनालिसिस किया, प्लांट सेल का एनालिसिस किया, बैक्टीरिया सेल का एनालिसिस यानी डिटेल में चेक किया, फंजाई सेल का एनालिसिस किया, एनिमल सेल का भी एनालिसिस किया। यानी जितने लिविंग सेल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, एक एक टाइप हर लिविंग सेल का रिचर्ड एल्टमैन ने चेक किया, तो पता चला कि भाई ये फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि न्यूक्लिन सिर्फ पस सेल में नहीं बल्कि जितने लिविंग सेल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं सभी लिविंग सेल में फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लिन प्रेजेंट होता है। एक प्रोग्रेस हुई, पस सेल के अलावा सभी लिविंग सेल चेक किए गए। सेकंड प्रोग्रेस के लिए रिचर्ड एल्टमैन ने इस फास्फोरस को जब डिटेल में चेक किया तो पता चला कि ये जो फास्फोरस है, दिस फास्फोरस इज एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ H3PO4 and H3PO4 is nothing but the phosphoric acid. P acid means phosphoric acid. तो एल्टमैन ने कहा कि क्यों ना हम न्यूक्लिन को चेंज करके नई टर्म दे दे न्यूक्लिक एसिड। तो एल्टमैन के जो एसोसिएट साइंटिस्ट थे उन्होंने एल्टमैन को पूछा कि भाई न्यूक्लिन को क्यों चेंज कर दे रहे आप, न्यूक्लिक एसिड टर्म क्यों रखना चाहते हैं? एल्टमैन ने कहा क्योंकि इस न्यूक्लिन में जो फास्फोरस है वो एसिडिक नेचर वाला फास्फोरस है और इस फास्फोरस के एसिड होने की वजह से पूरे कंपाउंड का नेचर एसिडिक नेचर हो जाएगा, यानी न्यूक्लिन का एसिडिक नेचर है हो जाएगा। इसीलिए टर्म न्यूक्लिन को रिप्लेस कर दिया जाए न्यूक्लिक एसिड से, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ठीक है, सभी लोग एग्री हो गए और फाइनली द टर्म न्यूक्लिन was replaced by new term and that new term is न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए बच्चों, यहां पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टर्म न्यूक्लिन वाज गिवन बाय मिस्चर बट द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय एल्टमैन। एल्टमैन के कंट्रीब्यूशंस आपको याद रखने हैं, मिस्चर का कंट्रीब्यूशन याद रखना है। मिस्चर ने सिर्फ पस सेल को एनालाइज किया और उस पस सेल में से जो कंपाउंड निकाला उस कंपाउंड का सिर्फ एक ही कंपोनेंट पता कर पाया, फास्फोरस। लेकिन वो फास्फोरस एसिडिक नेचर में एग्जिस्ट होता है, इस बात की जानकारी सबसे पहले एल्टमैन ने दी और एल्टमैन ने पस सेल के अलावा सभी लिविंग सेल में चेक किया तो पता चला कि न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल। यहां तक क्लियर बच्चों? अगर यहां तक के क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप बताना शुरू करें, समझा या नहीं समझा।
ओके, चलिए, तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन वाज गिवन बाय मिक्सचर, सेकंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय एल्टमैन। अब ये तो पता चल गया कि एवरी लिविंग सेल कंटेन न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, तीसरे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन पेश किया जिनका नाम था लेविन। तो लेविन ने कंप्लीट डिस्कवरी, कंप्लीट एनालिसिस करके इस बात का पता लगाया कि एवरी लिविंग सेल कंटेन टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लिविंग सेल कंटेन्स टू टाइप ऑफ, अब हम न्यूक्लिक एसिड को Na से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। Na मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, and these two types of nucleic acid are present in every living cell, either it is prokaryotic cell or eukaryotic cell. Every living cell contain two types of nucleic acid. अब लोगों ने लेविन को सवाल पूछा कि भाई ये दो अलग अलग टाइप के जो न्यूक्लिक एसिड हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। पहले आप इन दोनों न्यूक्लिक एसिड के डिफरेंसेस बताएं। लेविन ने कहा कि बोथ न्यूक्लिक एसिड कंटेन शुगर, दोनों न्यूक्लिक एसिड के पास में शुगर होती है। अब लोगों ने पूछा भाई ये तो सिमिलरिटी होगी कि फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड कंटेन शुगर, सेकंड न्यूक्लिक एसिड आल्सो कंटेन शुगर। तो लेविन ने एक्सप्लेन करते हुए थोड़ी देर लोगों को बोला कि आप रुको, सब्र करो 2 मिनट। फिर लेविन ने शुगर का रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। शुगर का रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। दिस शुगर इज कॉल्ड एज पेंटोस शुगर। पेंटोस मीन्स द शुगर विच कंसिस्टिंग ऑन 5 कार्बन। हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन। IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली ये जो फंक्शनल ऑक्सीजन है बच्चों, इसके राइट साइड से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह। अब आपका जो वॉल क्लॉक है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में, उसके हैंड्स जो है वो रोटेट करते हैं। आपको भी इसी डायरेक्शन में नंबरिंग देनी है। ये फंक्शनल ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन। इसके बाद जो फर्स्ट कॉर्नर आएगा उस पर फर्स्ट कार्बन रहेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन and fifth carbon is present outside to the ring. So total there are 5 carbon in this sugar, and out of 5, 4 carbons are present within the ring, 5th carbon is located outside the ring. Due to presence of 5 carbon, the sugar is called as pentose sugar. The scientific name of this sugar is ribose sugar. Ribose sugar is also called as complete sugar, और राइबोस शुगर के पास में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसी शुगर के स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाए। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये भी सिर्फ एक एग्जांपल था, इसको डिलीट कर देते हैं। 2 types of nucleic acid on the basis of sugar. Pentose sugar, that is the sugar consisting on 5 carbon. तो देखिए, एक होती है कंप्लीट पेंटोस शुगर और एक होती है इनकम्प्लीट पेंटोस शुगर। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पेंटोस शुगर। Let us consider, ध्यान से देखिएगा, this is the ring structure of pentose sugar. This ring structure consisting on 1, 2, 3, 4 and 5 carbon. This is functional group. Second carbon contain hydroxyl group and third carbon also contain hydroxyl group. इस शुगर के सेकंड कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और थर्ड कार्बन के पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी टोटल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। इसीलिए आप इस शुगर को कंप्लीट शुगर नाम देंगे। अगला पॉइंट,
This type of complete sugar is also known as राइबोस शुगर. कौन सी शुगर बच्चों? राइबोस शुगर. अब मैं सेकंड टाइप ऑफ शुगर की तरफ आता हूं. यहां पर भी सेम रिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे, जिसमें 5 कार्बन्स आपको शो करना पड़ेगा. 4 कार्बन इन द रिंग एंड 5th कार्बन आउटसाइड टू द रिंग. अब जरा एकदम अच्छे से देखें आप लोग. सेकंड कार्बन हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थर्ड कार्बन also having हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दोनों रिंग सेम है. दोनों स्ट्रक्चर के सेकंड कार्बन पर OH और दोनों स्ट्रक्चर के थर्ड कार्बन पर भी OH है. क्लियर? अब अगर ऐसी शुगर को आप कंप्लीट कहते हैं तो इस शुगर को भी क्या कहना पड़ेगा बच्चों? कंप्लीट कहना पड़ेगा. लेकिन हमने टाइटल क्या लिखा? इनकम्प्लीट शुगर. होता यह है कि सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप है, इस सेकंड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है. और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है, रिमूव होने वाली प्रोसेस को कहते हैं डी. केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिमूव्ड मतलब डी. कौन रिमूव हुआ बच्चों यहां से? जल्दी जल्दी बताइए. कमेंट बॉक्स शुरू रहने दो अपना आप, क्योंकि आप जब रिस्पॉन्स देते हैं मुझे बहुत इंस्पायरेशन होती है. मैं अच्छा लेक्चर. वेरी गुड. ऑक्सीजन रिमूव हो गया. अब डी मतलब रिमूव. कौन रिमूव हुआ? तो आपने कहा ऑक्सीजन. तो अपन यहां लिखेंगे डी ऑक्सी. डी ऑक्सी यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया. कौन सी शुगर में से रिमूव हुआ? राइबोस शुगर में से रिमूव हुआ. क्योंकि जब ऑक्सीजन था तब ये शुगर कंप्लीट ही थी, यानी राइबोस थी. अब ऑक्सीजन रिमूव हो जाने की वजह से इस शुगर का नाम रखेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर. और ये वाली हो गई आपकी राइबोस शुगर. तो दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखिए. राइबोस शुगर इज अ कंप्लीट शुगर. इट कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप on second carbon as well as on third carbon. Deoxyribose sugar is incomplete sugar. It contains only 1 hydroxyl group on third carbon. From second carbon, oxygen get eliminated from hydroxyl group. Therefore, the sugar is called as deoxyribose sugar. Next thing, according to Levin, there are how many types of nucleic acid? 2 types. One type of nucleic acid associated with ribose sugar, it is known as RNA. Other type of nucleic acid associated with deoxyribose sugar, so deoxyribose sugar का D और ribose sugar का R. न्यूक्लिक एसिड से पहले लिखना पड़ेगा. तो ये 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड आपके पास हो गए, डीएनए एंड आरएनए. ठीक है. तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. आरएनए का फुल फॉर्म होगा राइबोस न्यूक्लिक एसिड. अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे खत्म नहीं करना हमको. देखिए आरएनए के पास कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेकंड कार्बन के पास और एक थर्ड कार्बन के पास. डीएनए के पास बच्चों कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है, जिसके पास सिर्फ एक ही कंप्लीट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो भी थर्ड कार्बन के पास. देखिए एक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का कि जिस मॉलिक्यूल के पास ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे वो मॉलिक्यूल हाई रिएक्टिविटी शो करेगा, वो हाईली रिएक्टिव रहेगा. जिस मॉलिक्यूल के पास कम फंक्शनल ग्रुप रहेंगे उसका रिएक्टिविटी कम, मतलब वो लो रिएक्टिविटी शो करेगा. यहां पे फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप. अब आप खुद जजमेंट लीजिए कि राइबोस शुगर के पास ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या डीऑक्सीराइबोस के पास ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. और इसपे से फिर आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि राइबोस शुगर मोर रिएक्टिव है या डीऑक्सीराइबोस शुगर मोर रिएक्टिव है. चलिए जल्दी जल्दी. Very good. Ribose sugar is more reactive because it contains 2 hydroxyl group. Very good. And deoxyribose sugar is less reactive because it contains only 1
हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वेरी गुड बेटा, करेक्ट, सभी के एकदम राइट आंसर्स हैं। तो अब देखिए कि अगर राइबोस शुगर का रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब आरएनए मोर रिएक्टिव हुआ ना, क्योंकि राइबोस शुगर इज एसोसिएटेड विद आरएनए। तो जब हम कंपेयर करते हैं डीएनए आरएनए को, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना बहुत जरूरी होता है कि आरएनए इज मोर रिएक्टिव। और इसका जो रीजन है बच्चों, ये आपके पास है, ये रीजन किसी बुक में या किसी के पास में जल्दी नहीं मिलता है। ये रीजन आपके पास है कि व्हाई आरएनए इज मोर रिएक्टिव। आपने भी कमेंट बॉक्स में जो मेंशन किया कि आरएन राइबोस शुगर कंटेंट 2 OH ग्रुप, देयरफॉर आरएनए इज मोर रिएक्टिव। एंड कंपैरेटिवली डीएनए के बारे में आप लिख सकते हैं कि डीएनए इज लेस reactive because deoxyribose sugar contain only one hydroxyl group. Next thing, कई मर्तबा आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा या रियल लाइफ के अंदर भी देखा होगा कि दो लोग आमने सामने बाइक लेकर आए, उनके बाइक की जो है टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया। अब ये दोनों भाई एकदम संभल नहीं रहे एक दूसरे से, लड़ाई झगड़े के ऊपर उतर आए कि भाई ईगो बहुत रहता इंसानों के अंदर, जो कि नहीं रहना चाहिए। तो एक आदमी है ए और दूसरे बी। ए ने 3 लड़कों को लेकर आया और बी ने मान लीजिए 10 लड़कों को लेकर के आया। तो कौन ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में रहेगा? बी। धूम 3 नहीं, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं खाली में। जिसने ज्यादा लड़के लाया मतलब बी एकदम एक्साइटेड रहेगा, किसी की नहीं सुनेगा। वहां पे एक दो बुजुर्ग लोग हैं, वो बी पर्सन को समझा रहे कि बेटा जाने दे, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, उसको अच्छे से बोल रहे। लेकिन बी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो हाईली एक्साइटेड है। क्यों हाईली एक्साइटेड है? क्योंकि उसके पास फंक्शनल ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा है। समझ में आ रही ना बात? और ए के पास फंक्शनल ग्रुप की क्वांटिटी कम है, इसलिए वो लेस एक्साइटेड है। मोर एक्साइटेड यानी कि हाईली रिएक्टिव, लेस एक्साइटेड मतलब लेस रिएक्टिव। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप कम वो लेस रिएक्टिव, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप ज्यादा वो मोर रिएक्टिव। अब जो मोर रिएक्टिव है यानी जो हाईली एक्साइटेड हो रहा कि छोड़ दो मेरे को, अब मैं नहीं सुनने वालों, मतलब उसमें स्टेबिलिटी कम है, मतलब उसमें समझदारी कम है। तो जो बच्चों मोर रिएक्टिव होता है वो लेस स्टेबल होता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, समझदारी ज्यादा होती है। तो यस शांति, ये जो कमेंट आया सैयद अफान, वेरी गुड। तो आरएनए इज मोर रिएक्टिव बट इट इज लेस स्टेबल। Similarly, DNA is less reactive, but it is more stable molecule, more stable. अब जो समझदार ज्यादा होता है, मान लीजिए एक घर है, एक घर में 2 भाई है, सगे भाई है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बड़ा भाई बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा शांत हमेशा रहता है, और किसी भी बात को सोचता है, समझता है, फिर फैसला लेता है। लेकिन जो छोटा भाई है वो मान लीजिए हाईली रिएक्टिव है। कोई भी इशू अगर उसके पास आता है तो बहुत गड़बड़ में एक्साइटेड होकर के उसको सॉल्व करके बिगाड़ देता है वो इशू को, बिल्कुल मामला रफा दफा करने की कोशिश करता है। बड़ा भाई समझदार, छोटा भाई एक्साइटेड। तो लोग ज्यादा रिस्पेक्ट किसको करेंगे? आप जानते हैं बड़े भाई को, क्योंकि उसका मिजाज, उसका नेचर, उसका जो माइंड है वो शांत है, मोर स्टेबल है। अब यहां पर ये दोनों भाई भाई है, बड़ा भाई डीएनए, छोटा भाई आरएनए। बड़ा भाई मोर स्टेबल, छोटा भाई लेस स्टेबल। बड़ा भाई लेस रिएक्टिव, छोटा भाई लेस रिएक्टिव, वेरी गुड। अब दोनों में आप रिस्पेक्ट ज्यादा किसको देंगे? बड़े भाई को, मतलब मोर रिस्पेक्ट इज गोइंग टू द डीएनए। और ये रिस्पेक्ट जो है बच्चों, इस रिस्पेक्ट का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल। तो दोनों भाई हर लिविंग सेल में मौजूद होते हैं। एवरी लिविंग सेल कंटेन बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए, बट अमंग दिस टू डीएनए इज एक्ट एज अ genetic material, and in the same time RNA act as a non-genetic material, non-genetic material. So this RNA which is non-genetic material are classified into 3 types.
The first type is mRNA, second type is tRNA, and third type is rRNA. Clear? mRNA, tRNA, rRNA are the types of non-genetic RNA. और डीएनए को आपने क्या नाम दिया? जेनेटिक मटेरियल. ये एक ही टाइप का होता है एंड इट इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल. बोथ स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. तो ये हो गया आपका शुगर कंटेंट. नाउ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिस्चर, दैट इज फास्फोरस. फास्फोरस को एसिडिक नाम किसने दिया? एल्टमैन ने. अब इसी न्यूक्लिक एसिड में जो सेकंड कंपोनेंट है बच्चों, सेकंड कंपोनेंट का नाम क्या है? शुगर. एंड दिस सेकंड कंपोनेंट दैट इज शुगर वाज डिस्कवर्ड बाय लेविन. न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ 3 कंपोनेंट होते हैं, फास्फोरस, शुगर और तीसरा जो कंपोनेंट है, दिस थर्ड कंपोनेंट इज नोन एज नाइट्रोजन बेस. And this third component, that is nitrogen base, was discovered by Albrecht Kozel. Albrecht Kozel discovered third and last component of the nucleic acid. ये जो compound है बच्चों पूरा, this complete compound is called as nucleic acid. Nucleic acid के 3 component हैं, sugar, phosphorus और nitrogen base. यस वो जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उस पर भी हम आएंगे डिटेल. नाइट्रोजन फास्फोरस डिस्कवर्ड बाय मिस्चर. एसिडिक नेचर ऑफ फास्फोरस गिवन बाय एल्टमैन. शुगर डिस्कवर्ड बाय लेविन. अकॉर्डिंग टू लेविन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. थर्ड कंपोनेंट इज नाइट्रोजन बेस एंड दिस नाइट्रोजन बेस was discovered by Kozel. जरा ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार टॉपिक है. आपको इंटरेस्ट आना एक बार शुरू हो गया तो फिर आप खुद ही डीप में रिसर्च करते करते चले जाएंगे. इससे आपके पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका खुद का वोकैबुलरी बढ़ेगा, आपकी लैंग्वेज एकदम क्लियर होगी और फिर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. बच्चों मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी कामयाबी में 90% क्रेडिट आपका खुद का होता है, क्योंकि हम लोग तो सभी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनमें से कुछ गवर्नमेंट एमबीबीएस में सिलेक्ट होते हैं, बाकी के नहीं. हालांकि सबके साथ सेम ट्रीटमेंट हुआ, डिफरेंस फर्क पड़ गया सेल्फ स्टडी का. तो इस पे मैं एक और लेक्चर ले लूंगा, मोटिवेशन लेक्चर, अगर आपकी इच्छा रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाद में, लेकिन पहले ये टॉपिक अपन क्लियर कर लेते. तो नाइट्रोजन बेस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोजेल एंड अकॉर्डिंग टू कोजेल नाइट्रोजन बेस is mainly classified into 2 types. The first type of nitrogen base is purine and the second type of nitrogen base is pyrimidine. Purine and pyrimidine, ये दोनों नाइट्रोजन बेस के मेन टाइप्स है. इनको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसका नाम छोटा उसका स्ट्रक्चर बड़ा रहेगा और जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा रहेगा. यानी आप यहां पर एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि मूर्ति लहान कृति महान, और यहां पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि नाम बड़े, बोलो बोलो, वेरी गुड, दर्शन छोटे. तो प्यूरिन नाम छोटा है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा रहेगा, मींस प्यूरिन कंसिस्टिंग ऑन 2 रिंग. दिस इज फर्स्ट रिंग एंड दिस इज सेकेंड रिंग. फर्स्ट रिंग कंसिस्टिंग ऑन 6 कॉर्नर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. So this first ring is known as hexagonal ring. Hexa मतलब 6, gonal मतलब corner. So this is hexagonal. This hexagonal ring is also known as
pyranose ring, pyranose type of ring. Second ring consisting on 5 corner, first, second, third, fourth, and fifth. This fifth corner ring is known as pentagonal, hexagonal, pentagonal. Pentagonal ring is also known as furanose ring. ओके तो प्यूरिन में डबल रिंग कंपाउंड होता है, प्यूरिन 2 रिंग कंपाउंड से बना हुआ होता है, हेक्सागोनल, पेंटागोनल. हेक्सागोनल रिंग इज पायरेनोस, पेंटागोनल रिंग इज फ्यूरानोस. Pyranose is also known as benzene type of ring, and furanose is also known as imidazole type of ring. ये अल्टरनेट नाम है बच्चों, ये अल्टरनेट नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना. क्लियर? अब देखिए चलते हैं पायरिमिडीन की तरफ. पायरिमिडीन नाम बड़ा है तो स्ट्रक्चर छोटा रहेगा. Pyrimidine consisting on only one ring, or you can say that pyrimidine is made up of only one ring, and that ring is 6 corner ring. 6 corner ring is again pyranose ring. It is also known as benzene type of ring. Now in case of purine, 2 different rings are present. 2 अलग अलग रिंग है बच्चों, एक है हेक्सागोनल और एक है पेंटागोनल. सो प्यूरिन इज कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. प्यूरिन इज आल्सो कॉल्ड एज हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड साइक्लिक मीन्स रिंग. प्यूरिन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. पायरिमिडीन की तरफ चलते हैं. पायरिमिडीन में एक ही रिंग प्रेजेंट है. प्यूरिन को हमने नाम दिया हेटेरोसाइक्लिक, तो पायरिन को आप क्या, सॉरी पायरिमिडीन को क्या नाम देंगे, जल्दी जल्दी मुझे बताएं. सैयद अफान होमोसाइक्लिक, धनवी होमोसाइक्लिक, अंजलि होमोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक मैक्सिमम बच्चों के कमेंट है. ओके तो बच्चों मैं आपको एक्चुअली शो यही करना चाह रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट नीट के एग्जाम में भी सेम आंसर देते हैं लेकिन मिस्टेक करते हैं. आप जरा समझने की कोशिश कीजिए इस फिलॉसफी को कि होमो का मतलब होता है सिमिलर, लेकिन ये वर्ड आप कब यूज करेंगे, जब 2 स्ट्रक्चर कंपैरिजन में है. 2 रिंग्स है, एक हेक्सागोनल दूसरी भी हेक्सागोनल, तब आप नाम यूज करेंगे होमोसाइक्लिक. क्लियर? अगर 2 रिंग्स दोनों, एक पेंटागोनल सेकंड इज आल्सो पेंटागोनल, तब आप सेम वर्ड यूज करेंगे होमोसाइक्लिक. लेकिन यहां पे तो रिंग एक ही है ना, इसका कंपैरिजन है ही नहीं किसी रिंग से, तो आप पायरिमिडीन को मोनोसाइक्लिक कंपाउंड नाम देंगे. अब याद रहेगा बच्चों हमेशा. वेरी गुड. तो प्यूरिन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, पायरिमिडीन इज मोनोसाइक्लिक कंपाउंड. प्यूरिन हैविंग इट्स 2 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स. प्यूरिन के 2 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, मतलब 2 मेंबर जो प्यूरिन को शो करते हैं, प्यूरिन को रिप्रेजेंट करते हैं. द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ प्यूरिन इज एडेनिन, which is represented by capital A. Second representative member of purine is guanine. It is represented by capital G. Adenine, guanine. Capital A, capital G means they are represented by first letter in capital form. At the same time, pyrimidine having 3 representative member. The first representative member of pyrimidine is cytosine. Second member is thymine, and third representative member of pyrimidine is uracil. All the members are represented by their initial capital letter, that is C for cytosine, T for thymine, and U for uracil. Okay, so cytosine is single ring compound. Thymine and uracils are also single ring compound.
and that single ring contain 6 corner, they are hexagonal ring. Adenine is double ring compound, hexagonal and pentagonal. Guanine is also double ring compound, hexagonal as well as pentagonal. So these are the structures of purine and pyrimidine. Nitrogen base are now basically of 5 types. देखिए मैंने पिंक कलर से टाइटल डाला हूं नाइट्रोजन बेस, और मेंबर्स को भी पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया हूं. मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो नाइट्रोजन बेस को 5 लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 2 प्यूरिन के और 3 पायरिमिडिन के. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. क्लियर? आउट ऑफ दिस 5, 2 members are heterocyclic, they are members of purine, and 3 members of monocyclic, they represents the pyrimidine. अब आगे चलते हैं. देखिए हमने लास्ट स्लाइड में डीएनए और आरएनए को कुछ पॉइंट्स में कंपेयर किया. वैसे बहुत सारे कंपैरिजंस हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिए ये है आपका डीएनए मॉलिक्यूल, ये सब डीएनए से रिलेटेड है. इन डीएनए मॉलिक्यूल only 4 nitrogen bases are present: adenine, guanine, cytosine and thymine. Look here, adenine and guanine are the representative members of purine. Cytosine and thymine are the members of pyrimidine. Okay, in case of RNA molecule, again only 4 basic nitrogen bases are present, and they are adenine, guanine, cytosine, but 4th member is uracil. Adenine, guanine are the member of purine, cytosine, uracil are the member of pyrimidine. So when you are comparing the nitrogen bases between DNA and RNA, you find out that the first 3 nitrogen bases in DNA and RNA are same or common, that are adenine, guanine, cytosine. Variation occur only in the 4th position. The 4th nitrogen base in DNA molecule is thymine, and here the 4th nitrogen base in RNA molecule is uracil. Uracil belongs to pyrimidine. Thymine also belongs to pyrimidine. Means variation occur in 2 members of pyrimidine, thymine as well as uracil. Thymine is present in DNA, uracil is present in RNA. So this is the major differences between the 2 types of nucleic acid. This is purine pyrimidine. आप इतना नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग. ओके, तो आगे बढ़े. फिर हमने देखा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसके तीनों भी कंपोनेंट डिस्कवर हो चुके हैं: नाइट्रोजन बेस, फास्फोरस एंड शुगर. अब ये जो तीनों कंपोनेंट है बच्चों, मोनोमर कहलाते हैं. इसके आगे का डिस्कशन हम ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन मेरी ये उम्मीद है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. काफी समय है आपके पास, और ये टॉपिक सब मजेदार टॉपिक है. आप इसको लर्न करेंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको मजा आएगा. आप दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को, या आपके ब्रदर सिस्टर कोई होंगे उनको भी. अपन क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद एक आधी टेस्ट इसके ऊपर अरेंज कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, और देखेंगे फिर उसमें किस तरह से आपका परफॉर्मेंस होता है. ठीक है? सो गुड डे टू ऑल, टेक केयर, विल सी टुमारो.